अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पार्ट 6 में आज हम बात करने वाले हैं कि मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल यानी इसका नियंत्रण की आधुनिक प्रविधियाँ, जिसके बारे में हमने 3 इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक्स थी उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ABC एनालाइज इस टेक्निक्स को स्टडी किया, फिर मैक्सिमम मिनिमम लेवल या एवरेज लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, उसके बारे में सेकंड टेक्निक्स के बारे में बात की थी, और हमने EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात की थी। आज जो रिमेनिंग टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं एक बात करूं फोर्थ मेथड की, क्योंकि इससे जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने 3 मेथड्स की बात कर ली थी जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, वो 3 जो इम्पॉर्टेंट मेथड थे उसमें से हमने जो कह सकते हैं क्वेश्चंस लेकर जो सॉल्व किया था, वो से वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो मेथड है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आपको इस पे ऐसे लिखना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स पे, तो आपको क्या होगा, सारे के सारे मेथड को बताना होगा। अब देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेक्निक्स। मिनिमम का मतलब क्या हो गया, न्यूनतम, और अधिकतम तकनीक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है मिनिमम, और दूसरा क्या कह रहा है, अधिकतम तकनीक। यानी कि हमें मिनिमम स्टॉक लेवल भी पता होना चाहिए और अधिकतम स्टॉक लेवल भी हमें पता होना चाहिए, तो हमारा जो बिजनेस है वो बिना किसी रुके आराम से चल सकता है, यानी कि हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं और आराम से चल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए न्यूनतम तकनीक में हम कह सकते हैं ये जो मेथड है ये जो सबसे ओल्ड टेक्निक्स कह सकते हैं, सबसे पुरानी तकनीक है, ठीक है। इस तकनीक में हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना स्टॉक का डिटर्मिनेशन कर देते हैं। यानी कि हमारा डिमांड कितना है, मांग कितना है, किसकी मांग, स्टॉक की। क्लियर है। तो जितना जितना मांग होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टॉक का डिटर्मिनेशन या उसका निर्धारण कर देंगे, जिस पर सामग्री क्रय आदेश की अवधि रुके बिना काम चलता रहे। यानी कि अगर हमने अपनी डिमांड का सही कैलकुलेशन किया है तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो बिना रुके चलेगा, कोई भी उसमें बैरियर्स नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि हमने अपनी डिमांड है उसका एनालाइज पहले से ही कर लिया है। क्लियर है। यानी कि हम इसे पहले से ही पता लगा देते हैं कि हमें मिनिमम बैलेंस कितना चाहिएगा स्टॉक का और मैक्सिमम कितना चाहिएगा। तो जैसे ही हम मिनिमम लेवल के पास आएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर जैसे ही हम मिनिमम लेवल के पास में आएंगे स्टॉक के, तो वहां पे हम अपना क्या कर देंगे, उससे पहले ही हम अपना ऑर्डर कर देंगे मटेरियल परचेज का, ताकि हमारा जो माल है वो हमारा जो प्रोडक्शन है बिना रुके चलता रहे। क्लियर है। और कह सकते हैं कि जिससे या फिर सामग्री क्रय का जब आदेश दिया जाता है और जिससे सामग्री प्राप्त होने के पश्चात सामग्री का अधिकतम स्तर भी निर्धारित हो जाता है। यानी कि मिनिमम लेवल स्टॉक से पहले ही हम ऑर्डर दे देते हैं, और जब ऑर्डर हमें जो मटेरियल रिसीव्ड होता है उसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना रहेगा। तो ये एक ओल्ड टेक्निक्स थी, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो आपसे 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेक्निक्स। क्लियर है। अब हम जो इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं फिफ्थ, आप कह सकते हैं टेक्निक्स की, वो क्या है, द्विबिन तकनीक यानी कि 2 बिन टेक्निक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होंगे, 2 बिन बने होंगे, ठीक है। 2 बिन का मतलब क्या हो गया, 2 बॉक्स टाइप बने हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2 बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसा है। अब इनका काम क्या है, देखिए इस मेथड में 2 बिन्स रखी जाती है, यानी 2 बॉक्स होते हैं। इसमें जो फर्स्ट है इसका नाम हम दे देते हैं फर्स्ट बिन, ठीक है, और ये कौन सी हो गई, सेकंड बिन, ठीक है। अब क्या काम है इनका, फर्स्ट बिन का। फर्स्ट बिन का मतलब होता है कि जब सामग्री आपकी जो मटेरियल है उसकी प्राप्ति एवं पुनः आदेश देने के मध्य के समय से संबंधित सामग्री इसमें रखी जाएगी। यानी कि आपको जो मटेरियल रिसीव्ड होता है इसमें कैसा रखा जाएगा, जो मटेरियल रिसीव्ड होता है वहां से लेकर कहां तक रखा जाएगा, वहां से लेकर हम कह सकते हैं रीऑर्डर तक। कहां तक रखा जाएगा कि जब तक
आपको ऑर्डर, आपको जो मटेरियल रिसीव्ड होता है यानी सामग्री की जो प्राप्ति होती है, पुनः आदेश के मध्य जो भी माल रखा जाएगा, गुड्स रखा जाएगा, वो इस बिन में रखा जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सेकंड बिन का मतलब क्या हो गया। सेकंड बिन का मतलब होता है जब रीऑर्डर देना और उसके बाद में जब हमें मटेरियल रिसीव्ड होगा, यानी कि हमने यहाँ पे क्या करेंगे, रीऑर्डर देंगे कि हमें अपना माल चाहिए, उससे लेकर जब तक हमको मटेरियल रिसीव नहीं होता तब तक का माल इसमें रखा जाएगा। लगने में ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं बट है डिफरेंट। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है, मटेरियल प्राप्त है और हमने रीऑर्डर दिया, उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच का मटेरियल इसमें अंदर रखा जाएगा। क्लियर है? जबकि यहाँ पे आपने रीऑर्डर दिया, ठीक है, रीऑर्डर देने और आपको मटेरियल रिसीव्ड है, उनके बीच का जो माल होगा वो इसमें होगा। ठीक है, तो आदेश देने यानी रीऑर्डर देने और सामग्री प्राप्ति का जो ये टाइम पीरियड कहलाता है, यानी रीऑर्डर और मटेरियल रिसीव्ड के बीच का जो ये टाइम कहलाएगा, ये कहलाता है लीड टाइम। देखिए बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि लीड टाइम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लीड टाइम किसे कहते हैं? लीड टाइम कहते हैं जब हम रीऑर्डर देते हैं और जब तक हमको मटेरियल रिसीव नहीं हो जाता है, वो कहलाता है लीड समय। ठीक है, लीड टाइम। ठीक है, यानी कि सेकंड बिन में लीड टाइम की सप्लाई, पूर्ति के लिए सामग्री रखी जाती है। इस मेथड में हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बिन है उसकी सामग्री समाप्त हो जाए, ठीक है, मटेरियल रिसीव्ड होगा, आपका जो मटेरियल है वो समाप्त हो जाए और वहां से लेकर हम उसे वापस मंगाने का जो सामग्री रहेगी वो इसमें रखी जाएगी। ठीक है, और यहाँ सेकंड बिन में क्या होगा कि जो हमें आप कह सकते हैं रीऑर्डर टाइम पीरियड, जब हमने ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया तो आपका एकदम आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, ऑर्डर देने के बाद कुछ टाइम बाद मिलेगा, तो उस ऑर्डर देने के बाद भी आपका प्रोडक्शन चलता रहे, इसीलिए आप इसमें अलग से क्या रखते हैं, अपना स्टॉक रखते हैं। क्लियर है? यानी कि फर्स्ट बिन में आपका मटेरियल रिसिप्ट से ऑर्डर तक चलेगा, जबकि सेकंड लिस्ट में क्या चलेगा कि जो ऑर्डर दिया है आपने सामग्री रिसिप्ट का, और जब तक आपको मटेरियल नहीं मिलता है तब तक आप प्रोडक्शन करोगे और आपको जब मटेरियल मिल जाएगा तब वापस ये फर्स्ट बिन वाला काम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लीड टाइम क्या होता है। लीड टाइम का मतलब होता है, लीड टाइम का मतलब क्या होता है, लीड टाइम का मतलब होता है कि रीऑर्डर और मटेरियल रिसीव्ड के बीच का समय। क्लियर है आपको? तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 बिन रखी जाती हैं, 2 बिन होंगे और इस प्रकार सामग्री पर कंट्रोल किया जाता है। तो 2 बिन टेक्निक्स में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, एक चीज आप याद रखोगे तो दोनों को अच्छे से कवर कर पाओगे, मटेरियल रिसीव्ड टू रीऑर्डर और दूसरे में रीऑर्डर टू मटेरियल रिसीव्ड, इसका ऑपोजिट है। क्लियर है? और लीड टाइम पीरियड सेकंड वाली बिन के टाइम पीरियड को कहा जाएगा। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन आपका रुके नहीं। ठीक है, यानी कि मटेरियल रिसीव्ड हो गया तब तो आपका देखो मटेरियल रिसीव्ड से रीऑर्डर, यानी यहाँ पे तो आपको माल मिला ही है तो आप प्रोडक्शन करते रहोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने जैसे ही आप ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर देने के बाद तुरंत आपको माल नहीं मिलता, तो उसके कुछ गैप रहता है, तो आपका प्रोडक्शन यहाँ पे क्या चाहते हो, कंटिन्यू चले। ठीक है, तो कब तक चले, जब तक आपको मटेरियल वापस रिसीव नहीं हो जाता। तो ये काम जो करता है, ये जो यहाँ पे जो टाइम पीरियड लगता है उसे ही कहा जाता है लीड टाइम, और ये सेकंड बिन के बारे में है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ और मेथड्स की जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है। बात करते हैं 6 मेथड की, और 6 मेथड का नाम है, देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कंटिन्यू, आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम तक इन्वेंट्री टेक्निक्स, या इसे कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री टेक्निक्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे 2 मार्क्स का कुछ भी पूछा जा सकता है कि इस मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको सारे के सारे मेथड का मीनिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो आपको पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें से ही आपका क्वेश्चन आता है, या तो ABC का, या फिर आप कह सकते हैं EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता है उसका। तो प्रीपेंचुअल इन्वेंट्री टेक्निक्स, वैसे तो बहुत से मेथड हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जा सकता है। इसे कहते हैं निरंतर
निरंतर स्कंद आगणन तकनीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखिएगा, इस टेक्निक्स में हम कोई भी मटेरियल प्राप्त करते हैं और उसका निगमन करने के पश्चात उसका रिकॉर्ड के अनुसार सामग्री का बैलेंस निकालते हैं। जैसे हमने मटेरियल रिसीव किया, फिर कितना हमने इश्यू किया, उसको क्या करते हैं, स्टॉक रिकॉर्ड के अनुसार उसका हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं कि हमारे पास कितना रह गया। ठीक है, तो स्टॉक की हम कंटिन्यू जांच करते रहते हैं, कंटिन्यू उसको चेक करते रहते हैं। ठीक है, ताकि स्टॉक के कम होने से हमारा प्रोडक्शन नहीं रुक जाए। ठीक है, तो इस मेथड को लागू करने के लिए हम कह सकते हैं बिन कार्ड या स्टोर्स लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे ही हमको कह सकते हैं मटेरियल हमने रिसीव्ड किया, प्राप्त किया। ठीक है, और मटेरियल रिसीव करने के बाद हम इस मटेरियल रिसीव को आप देखते हैं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं कि ये आपका मटेरियल है। ठीक है, फिर इशू करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके बैलेंस की जांच करते हैं, यानी कि जो रिमेनिंग स्टॉक बैलेंस है उसको क्या करते हैं, निरंतर कंटिन्यू चेक करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, निरंतर स्टॉक आगणन तकनीक, यानी कि स्टॉक का हम कंटिन्यू चेक करते हैं, निरंतर करते हैं। परपेचुअल इन्वेंटरी टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया कि स्टॉक का जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हम कंटिन्यू चेक करते हैं। कैसे कंटिन्यू चेक करेंगे कि प्राप्त हुआ आपको मटेरियल, उसके बाद में आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना निगमन कर दिया, कितना इश्यू कर दिया है, और उसके बाद में हम अपने स्टॉक रजिस्टर जो होता है या हम कह सकते हैं जो स्टॉक रिकॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या करते हैं, जो बैलेंस है वो चेक करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक्स हो गई आपकी। अगर मैं आपको एक टेक्निक्स और है, जैसे बजटिंग कंट्रोल टेक्निक्स, क्या हो गया है, बजटिंग कंट्रोल। बजटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जैसे आपने देखा होगा बजट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, बजट किस लिए बनाया जाता है, ताकि फ्यूचर में हमें पता रहे कि हमें कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस करना है, हमें कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर। तो बजटिंग कंट्रोल टेक्निक्स में क्या होगा, बजटरी नियंत्रण। तो देखिए इस टेक्निक्स में क्या करेंगे, जितने भी अलग अलग मटेरियल हैं उनका हम एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक है, उनको हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, परचेज करने की लिस्ट को तैयार करेंगे कि हमें इतना मटेरियल चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम उसका एक्चुअल यूज और जो बजटिंग यूज है उसमें डिफरेंस निकालेंगे। और ये डिफरेंस इसलिए निकाले जाते हैं ताकि हमारा जो स्टॉक है वो बना रहे और हमारा जो सेल है वो बिना रुके चलता रहे, यानी कि जो सेलिंग प्रोसेस है आपकी, विक्रय की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, हम यहाँ पे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जितनी आपको नीड्स है स्टॉक की आप वो पता लगाओगे। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि जितनी नीड्स, यानी कि जो स्टॉक है वो आपका डिफरेंट अलग अलग हो सकता है, आपको कैसा स्टॉक चाहिए उसके बारे में कि उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट बनाने के बाद में आप क्या करोगे, उसे लिस्ट का मतलब कौन सी लिस्ट हो गई, यहाँ पे लिस्ट होगी परचेज लिस्ट। ठीक है, खरीदने की, क्योंकि हमें स्टॉक खरीदना है। ठीक है, ये नीड्स थी, या आप कह सकते हैं नीड्स नहीं कह के यहाँ पे आप लिख सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट था या जितनी आवश्यकता थी उसके अनुसार आपने स्टॉक का क्या किया, पता लगाया। ठीक है, अब पता लगा कि आपने एक क्रय सूची तैयार कर ली, क्रय सूची के अनुसार आपने क्या किया है, उसको परचेज किया है। ठीक है, अब परचेज करने के बाद आप ध्यान रखिएगा, आप क्या करोगे, जो रियल यूज है, जो आपने रियल यूज किया है वो स्टॉक, और जो आपने एस्टिमेट किया है, एस्टिमेटेड स्टॉक को क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे और आपका रियल स्टॉक पता चल जाएगा कि आपने वाकई में इतना रियल है और इतना एस्टिमेट है हमने लगाया है तो वाकई में वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसका डिफरेंस आप पता कर लोगे और इससे आपका जो बजट की सफलता है, आप कह सकते हैं ये जो एस्टिमेट जो आप लगा रहे हो, ये जो आपने नीड लगाया है स्टॉक का, ये ध्यान रखिएगा ये डिपेंड करता है आपका डिमांड का एनालाइज बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके
मटेरियल का के प्रोडक्शन की क्या डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो डिमांड का एनालाइज करना जरूरी है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको अपना सेलिंग कितना विक्रय होगा उसका फॉरकास्टिंग करना बहुत जरूरी होगा, विक्रय पूर्वानुमान पता होना जरूरी है। तो इसके लिए डिमांड पता होनी चाहिए, फिर आप ये आवश्यकता अपना पता लगाओगे, फिर परचेज लिस्ट तैयार करोगे और देन आप डिफरेंस पता लगाओगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने जो एस्टिमेट लगाया और हमारा जो रियल यूज है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी जिसके बारे में हमने बात की। अब हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बताती हूँ जो कि बहुत बार बने हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, EOQ का। तो EOQ को जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया उसी समय आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, तो ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बुक जो है अग्रवाल कोठारी, उसका मैं क्वेश्चन नंबर अगर 10 भी देखूँ तो उसमें क्या है, एक मैन्युफैक्चर है, ठीक है, ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 3200 यूनिट्स ऑफ सर्टन कंपोनेंट फ्रॉम अ सप्लायर, हिज एनुअल यूजेस कितना है 3200, ठीक है। उसका क्वेश्चन 10 नंबर है, एनुअल यूजेस कितना हो जाएगा उसका, साल भर में कितना यूज करता है, एनुअल यूजेस 3200 यूनिट्स, ठीक है। अब साथ ही अगर हम बात करें कि उसकी जो कॉस्ट, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, एनुअल यूजेस इज 3200 यूनिट्स। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपके अग्रवाल कोठारी का, उसमें आपको दे रखा है कि एनुअल यूजेस कितना कर रहा है 3200 यूनिट्स का, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है, ऑर्डर कॉस्ट आपको दे रखी है 100, ठीक है। और आपको कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग 1 यूनिट फॉर अ ईयर इज 16, ओके। और आपको निकालना है EOQ। तो देखिए, अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन देखिए 7 मार्क्स का, या आप कह सकते हैं क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है, तो हम डायरेक्ट EOQ का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2, ठीक है, CO/I, ये फॉर्मूला होता है। तो आप 2 तो आपको एज इट इज लिखना ही है। कंजप्शन कितना हो रहा है साल भर, कंजप्शन साल भर कितना हो रहा है 3200, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, ये ऑर्डर पर कॉस्ट है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ईयर का दे रखा है पूरे साल का, तो आपको सिर्फ ये क्या लेना है, आपको पर के अनुसार उसको निकालना है, ठीक है, पर यूनिट के अनुसार। तो ये आपका आ गया। और आई कितना दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 16। इसे सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद में अगर हम करें तो ये आएगा √40,000 मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये आ जाएगा आपका 200 यूनिट्स। ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत बार एग्जाम में आपके आ चुका है, ठीक है। अगर हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ चुका है 7 मार्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन विच ऑफ द 2 मटेरियल इज फास्ट मूविंग। देखिए, आपको क्या निकालना है, टर्नओवर रेशियो निकालना है मटेरियल का, ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ये क्या करना है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, 2 मटेरियल के बारे में आपको दे रखी है। एक दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, एक आपको दे रखा है परचेज की इंफॉर्मेशन, और एक दे रखा है आपको जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसके बारे में। चलिए देखिए, यहाँ पे मटेरियल, 2 मटेरियल के बारे में बात कर रहा है वो क्वेश्चन, मटेरियल ए और मटेरियल बी, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक मटेरियल ए का दे रखा है 20,000 और बी का दे रखा है 80,000, ठीक है। उसी तरह से परचेज दे रखी है मटेरियल ए की 16,000
और इसका दे रखा है 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल ए का है 12,000 और बी मटेरियल का है 50,000। आपको निकालना है टर्नओवर रेशियो। देखिए ध्यान रखिएगा, मटेरियल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है, सूत्र आपको दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम्ड हो रहा है, ठीक है, और डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको दे रखा है क्लोजिंग, आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है और इधर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर में इसकी स्टडी की थी। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्लियर है, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ए का निकाल सकते हैं और बी का भी निकाल सकते हैं। ए का कैसे निकालेंगे, ए का ओपनिंग कितना है 20,000, सेल कितना था 16 और माइनस कर देंगे हम लोग 12,000। क्लियर, तो ये आपको ए का मिलेगा। उसी तरह से बी का भी हम देख लेते हैं, 80,000 प्लस परचेज है इसकी 1 लाख, देन माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, वो हो जाएगा 50,000। तो ये आपका निकल जाएगा 24,000 कंज्यूम्ड का मटेरियल कंज्यूम और इसका आ जाएगा 1,30,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट में आप लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा, वर्किंग नोट। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग नोट एंड देन सेकंड क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का आप सभी जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ए का आप निकाल सकते हैं और बी का भी निकाल सकते हैं। ए का कैसे निकालोगे, ओपनिंग कितना था, ओपनिंग है आपका 20,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2 और इसका कैसे निकालोगे, 80,000 प्लस आपका 50,000 डिवाइडेड बाय 2 और ये एवरेज स्टॉक निकल जाएगा, इसका निकलेगा 16,000 एंड द 65,000 बी का। क्लियर, अब हमें जो सारी इंफॉर्मेशन क्या हुई है, मिल गई है। क्या मिल गई है, मटेरियल आपको मिल गया ए का कंज्यूम का और बी का इतना, एवरेज स्टॉक हमने निकाल दिया है इन दोनों का। फॉर्मूला हमें पता है क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक। तो ए का कितना निकल जाएगा, ए का निकलेगा 24,000 क्या था, कंज्यूम था मटेरियल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ए का 24,000 और एवरेज स्टॉक कितना था 16,000, है ना, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से बी का भी निकल जाएगा, टर्नओवर रेशियो 1,30,000 कंज्यूम मटेरियल एंड एवरेज स्टॉक इज 65,000। क्लियर है, कर इसको जब सॉल्व करेंगे ए का आ जाएगा 1.5 और इसका आ जाएगा 2। तो हमें क्वेश्चन ये था विच द टू मटेरियल इज फास्ट मूविंग, ये कि कौन सा मटेरियल ज्यादा फास्ट मूविंग है। ठीक है, कौन सा ज्यादा है, तो हम इसमें यहाँ पे नोट डाल के आपको आंसर देना है। ध्यान रखिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको देना है कि मटेरियल कौन सा अच्छा है, तो इसमें हमें नोट देना होगा। क्या देंगे हम लोग, मटेरियल टर्नओवर किसका ज्यादा है, रेशियो किसका ज्यादा है, रेशियो ऑफ बी इज हायर, किससे हायर है, जो आपका ए है, हायर ए, हायर इन कंपैरिजन
कंपैरिजन टू ए। क्लियर है? तो मटेरियल बी इज फास्ट मूविंग, सो मटेरियल बी इज फास्ट मूविंग। ठीक है, क्योंकि बी का ज्यादा आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो ये था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के आज लास्ट वीडियो जिसमें हमने टेक्निक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।